वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते, हरिहर। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और योगेश भैया जी के प्रति भी बहुत बहुत कृतज्ञता। मानव भाषा अवगत होना, तर्क विकसित होना और सूचनाएं सुन पाना, सूचनाएं यथावत सुन पाना, इस उद्देश्य हेतु 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते से हम ग्रीष्मकालीन शिविर के गतिविधियों की प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं विनोद भैया जी, जो हमें ग्रीष्मकालीन शिविर की गतिविधि के बारे में बताएंगे कि इस किशोरवयीन शिविर में उनका क्या रोल था तथा उन्होंने इस शिविर में खुद को कैसे देखा। तो आइए सुनते हैं विनोद भैया जी को। भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी बात रख सकते हैं। सभी को नमस्ते, बाबा जी को नमन और हम सभी के मार्गदर्शक योगेश भैया के प्रति कृतज्ञताएं। हम सभी लोग परडा संस्थान में संपन्न हुई ग्रीष्मकालीन शिविर के बारे में 2 प्रस्तुतियां सुन चुके हैं। इस किशोरवयीन व्यक्तित्व विकास शिविर में जो भी गतिविधियां संपन्न हुई, सचिन भैया और सागर भैया ने अपनी प्रस्तुतियां आप सभी के सामने रखी हुई है और इसके माध्यम से आपको ग्रीष्मकालीन शिविर का जो स्वरूप था उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिली ही है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। इस ग्रीष्मकालीन शिविर में हमने जो एक प्रोजेक्ट वर्क मतलब प्रकल्प कार्य, इस गतिविधि को विद्यार्थियों के लिए सेट किया था। मेरे अनुसार यह एक ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रैक्टिकल एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी को लेकर हम सभी मेंटर्स ने योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में कुछ पूर्व तैयारियां की थी, कुछ होमवर्क किया था। उसको उद्देश्य के रूप में हम लोगों ने रखा था। इस प्रोजेक्ट वर्क के पीछे जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे और जो आउटकम्स थे, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और बाद में फिर विद्यार्थियों को और हम सभी मेंटर्स को इसके माध्यम से कैसे हम लोग लाभान्वित हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट वर्क के पीछे कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य थे। सबसे पहला यह उद्देश्य था कि परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य, दृष्टिकोण और मिशन निर्धारित करने में सभी छात्र सक्षम हो पाए, ऐसा एक सबसे पहले महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था
कोई भी परियोजना की अवधि निर्धारित करने के लिए और निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा करने में बच्चे सक्षम हो जाए, यह हमारा दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य यह था कि परियोजना की बाधाओं का अनुमान हमारे सभी छात्र लगा पाए और उन समस्याओं का समाधान भी खोज पाए, ऐसा एक तीसरा उद्देश्य था। परियोजना के लिए आवश्यक संसाधन यानी जो भी लोग है, उपकरण है, सामग्रियां है, इनकी पहचान छात्र कर सके। परियोजना के दायरा और सीमाओं की पहचान हमारे सभी छात्र कर पाए, ऐसा भी एक उद्देश्य हम लोगों ने तय किया था। परियोजना के पीछे जो भूमिकाएं है, जिम्मेदारियां है, उसका निर्धारण यह भी हमारे छात्र कर पाए। फिर परियोजना को पूरा करने के लिए जो एक ताकत लगती है या कुछ जो कमजोरियां होती है और जो भी अवसर हमें प्राप्त होते हैं या जो भी खतरे, उनका विश्लेषण हमारे छात्र कर पाए, यह भी एक उद्देश्य इस प्रोजेक्ट वर्क के पीछे था। परियोजना को पूरा करने के लिए नेतृत्व और परियोजना प्रबंधन पर स्पष्टता हमारे छात्रों को आ सके, ऐसा भी एक उद्देश्य हम लोगों ने तय किया था। और उसके बाद में जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमारे छात्र प्रोजेक्ट वर्क के लिए कलेक्ट करने वाले हैं, उसका लिखित स्वरूप में एक डेटा कलेक्ट कर सके, इसकी एक एबिलिटी उनमें आ जाए, यह भी एक उद्देश्य था। और परियोजना को पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरक वातावरण, इसके महत्व को पहचान पाए, यह भी हम लोगों ने एक उद्देश्य तय किया था। इन सारे उद्देश्यों के बाद में हम क्या एक्सपेक्टेड आउटकम वहां पे मतलब विद्यार्थियों के माध्यम से अपेक्षित कर रहे थे, उसको भी बाद में हम लोगों ने हमारे साथ में तय किया था, जिसमें प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से विषय का एक व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे सभी छात्रों को मिले, यह एक एक्सपेक्टेड आउटकम था। दूसरा था, कोई भी परियोजना टीम भावना विकसित करती है और निर्णय लेने में पारदर्शी होती है, तो यह भी हमारे छात्रों को परिचित हो जाए, यह एक हमारा आउटकम हमने अपेक्षित किया था। और हमारा यह मानना था कि परियोजना को पूरा करने के बाद या करते समय जो भी समस्याएं आती है, उसका हल उनके सामने आ जाना, अच्छे दृष्टिकोण को विकसित होना और मूल्य निर्माण में मदद होना, यह भी एक अहम आउटकम हमने वहां पे एक्सपेक्ट किया था। और जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, उनके उचित वितरण से परियोजना पूरी होती है और सफलता मिलती है और टीम में उपलब्धि की भावना पैदा होती है। परिवर्तन के मनोविज्ञान को हमारे छात्र जान पाए और स्थिरता के मापदंडों को भी समझ पाए, ऐसा भी एक अपेक्षित आउटकम यहाँ पे हमने रखा था। इन उद्देश्य और निष्पत्ति के बाद हम लोगों को विषय वस्तु का चयन करना था। मतलब इस प्रोजेक्ट वर्क के सबसे पहले स्तर पर हम लोगों ने उद्देश्य और बाद में फिर एक्सपेक्टेड आउटकम रखे थे, और उसके बाद हमें तय करना था कि कौन सी विषय वस्तु हमारे छात्रों के लिए हम दे सके, जिसके माध्यम से हमें जो भी ये चीजें उनकी तरफ पहुंचानी है, तो उसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय वहां पर तय किए थे, जिसके जो विषय थे, यह विषय के लिए जो उन्हें अभ्यास करना था, उस विषय वस्तु को वो प्रत्यक्ष रूप में देख पाए। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमको विषयों का चयन करना था, और इसीलिए हमने ऐसे विषयों का चयन किया जिसमें सबसे पहले एक विषय था जिसके ऊपर हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र प्रोजेक्ट करने वाले थे। वह विषय था ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान उपयोग किए जाने वाले पानी का प्रबंधन कैसे करें। दूसरा विषय था ग्रीष्मकालीन शिविर के दौरान विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध
भोजन में पोषण मूल्य का अभ्यास करना। तीसरा विषय था ग्रीष्मकालीन शिविर छात्रों के लिए व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार से सहायक है, इस बात का अभ्यास करना। ये विषय जो थे वह विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकली स्टडी करने के लिए सारा विषय वस्तु वहीं पर उपलब्ध था। ग्रीष्मकालीन शिविर में लगभग 45 छात्रों ने सहभाग लिया था और इन 45 छात्रों को हम लोगों ने 5 ग्रुप्स में विभाजित किया था। हर ग्रुप्स के लिए एक मेंटर हम लोगों ने निर्धारित किए थे। इन मेंटर्स ने छात्रों को मार्गदर्शन करके यह पूरा प्रकल्प कार्य वहां पे हम लोगों ने विद्यार्थियों के माध्यम से पूरा कर लिया था। इस प्रकल्प कार्य की एक विशेषता थी कि छात्रों के लिए जो उपलब्ध विषय वस्तु थी वह इसी शिविर में ही थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जल प्रबंधन नामक जो विषय हम लोगों ने वहां पर निर्धारित किया था, इस विषय को लेकर विद्यार्थियों ने इस शिविर में कुल मिलाकर सभी जो सहभागी अभिभावक थे और छात्र थे, उन्हें उनके लिए रोजमर्रा का जो पानी उसका उपलब्ध कराया जाना था, वह पानी कितना उपलब्ध उन्हें कराया गया और वह पानी सभी विद्यार्थी और अभिभावक हर दिन किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, यह भी उनके सामने ही सभी बातें थी। और उन्होंने निरीक्षण और सर्वेक्षण द्वारा पूरा डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया था कि जैसे कि हर व्यक्ति हर दिन कितना पानी मतलब कितना लीटर पानी यूज करता है, वह भी हमारे छात्र यहाँ पर देख पाते थे। इसके साथ ही जो वेस्ट वाटर था उसको हम रिकलेक्ट कैसे कर पाए और रिकलेक्ट करने के बाद में उसको रीयूज कैसा करना है, यह भी बात प्रैक्टिकली विद्यार्थियों को हमने समझाने की कोशिश की। और यह जो लगभग हर दिन 500 से ज्यादा लीटर पानी जो वेस्ट वाटर था उसको हम कलेक्ट करके पेड़ों को दिया करते थे, यह भी एक्टिविटी इसी प्रोजेक्ट के तहत हमने वहां पर निर्धारित की थी। तो हमें ऐसा लगा था और हमारा यह विश्वास भी था कि यह सारी एक्टिविटी के माध्यम से पानी जैसी एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका विद्यार्थियों को किस तरीके से उपयोग किए जाना चाहिए, इसकी शिक्षा हम दे पाए, यह हमारे लिए सबसे एक समाधान वाली बात थी। और इसी माध्यम से विद्यार्थियों ने पानी की उपयोगिता को भी जाना, पानी को कैसे रिकलेक्ट करना है, उसको कैसे रिसाइकल करना है और कैसे रीयूज करना है, यह बातें विद्यार्थियों तक हम लोग सभी पहुंचा पाए। जैसा विद्यार्थियों ने इन प्रकल्प के माध्यम से बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखने की कोशिश की, तो मुझे और ऐसा भी लगता है कि उनके साथ साथ हम सभी जितने मेंटर्स थे, अभिभावक थे और सहभागी व्यक्ति थे, उन सभी को सीखने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा अवसर था। तो हम सभी लोग इसमें से क्या सीख पाए, विशेषता मेंटर्स शिक्षक क्या सीख पाए, यह भी बात मैं रखने की कोशिश करूंगा। जैसा विद्यार्थियों की मानसिकता में अगर हमें कुछ सकारात्मक परिवर्तन अगर लाना है, तो उस परिवर्तन को लाने के लिए उनके सामने अभ्यास के लिए जो विषय, ऐसे विषय वस्तु हमने विद्यार्थियों के सामने रखनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और शिक्षकों के लिए बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर सीख पाए, जैसा हम सभी लोगों का एक अच्छे से व्यवहार अभ्यास यहाँ पर हम लोग कर पाए, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ हमारी जो परस्परता थी, जो शिक्षकों के साथ परस्परता थी और जो अभिभावकों के साथ परस्परता थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम खुद को इस व्यवहार अभ्यास में कैसा देख पाते हैं, यह बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात थी हम सभी लोग स्वमूल्यांकन कर पाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि पूरे ग्रीष्मकालीन शिविर में सभी गतिविधियों को सेट करके उनको विद्यार्थियों के माध्यम से पूरा करना, यह हमारी भी एक कसौटी थी। और इसलिए इस कसौटी में हम लोग
कि कहाँ तक टिक पाते हैं, या कहीं पे हमारा संयम हम खोते हैं क्या, या विद्यार्थियों को डांटते हैं, या कभी पनिशमेंट करते हैं, या खुद को रोक पाते हैं, यह बातें मतलब ढूंढने का, खुद में ढूंढने का हमें एक अच्छा अवसर इस पूरी एक्टिविटीज के माध्यम से हमको मिला। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्वमूल्यांकन भी कर पाए। दूसरा और एक चीज हम सभी लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे कि प्रकृति पूरक जीने की जो प्रेरणा है, क्या हम खुद के लिए वह प्रेरणा खोज पा रहे हैं और विद्यार्थियों के लिए भी यह प्रेरणा हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस बात का भी एक बहुत ही अच्छा अवसर हमें इस माध्यम से मिला था। तीसरी बात यह थी कि सही की समझ। पहला और अहम मुद्दा यह है कि हम सभी लोग सही क्या है इसको पकड़ पा रहे या नहीं, यह भी चीज हमें वहां पर देखने को मिली। जैसा हमें कई बार ऐसा विद्यार्थियों के साथ प्रश्न उत्तर करते दौरान वहां पर समझ में आया कि जो चीजें हम विद्यार्थियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के तरफ से बहुत सारे प्रति प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होते थे, और दर्शन के माध्यम से हम सभी लोग जो उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वो सही है या नहीं, इसका आधार क्या है, यह बात मतलब हमारे ध्यानाकर्षण का एक विषय था। तीसरी बात थी कि जीने के लक्ष्य की तरफ ध्यान जाना। तो हम सभी लोगों का, खास करके मेंटर्स लोगों का, हमारा जीने का लक्ष्य क्या है और हमें जागृति की तरफ किस तरीके से हम हमारे एक एक कदम बढ़ा सकते हैं, यह भी चीज हमारे सामने आई। जैसा हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पर शिक्षक है, लेकिन शिक्षक होते हुए भी जैसा हम लोग जहां पर पढ़ाते हैं, तो न वहां पे हमको ऐसी विषय वस्तु होती है जिसके माध्यम से जीने के लक्ष्य को हम विद्यार्थियों के सामने रख पाए, न उसमें प्रकृति पूरकता होती है, न सही की समझ होती है। लेकिन योगेश भैया के माध्यम से ऐसे विषयों का चयन हम लोग वहां पर करे थे कि जिसकी माध्यम से यह सभी बातें हमारे सामने अच्छे से उभर कर आती हुई हमें दिखाई देती थी। और एक बात यहाँ पर हम लोग सीखने की कोशिश करें कि जैसे योगेश भैया हमें हमेशा बताते हैं कि हमें जीने का एक सार्थक कार्यक्रम चाहिए, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने जीने का कोई सार्थक कार्यक्रम है नहीं। सुविधा संग्रह और पैसा इकट्ठा करना, इसके अलावा विद्यार्थियों में और हम खुद में ऐसी समझदारी का निर्माण हो सके, इसके लिए हमारे हाथ में अभी वर्तमान में कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन इस ग्रीष्मकालीन शिविर और उसमें जो भी विषय वस्तु हम सभी लोग तय किए थे, तो हमें ऐसा दिखाई देता था कि हमारे जीने का यह सार्थक कार्यक्रम है, और इसमें हम लोग हमारा कितना पोटेंशियल दे पाते हैं, इस चीज को आजमाने का पूरा अवसर इस पूरे ग्रीष्मकालीन शिविर में हम सभी लोगों को मिल पाया। और एक बात यहाँ पर हम सभी लोगों को सामने आती हुई दिखाई दी कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, एक प्रकार यह सभी संत सज्जनों का सानिध्य हम सभी लोगों को मिल पाता था। तो जीने के सार्थक कार्यक्रम के साथ अगर सज्जनों का सानिध्य है, तो मुझे ऐसा लगता है एक प्रेरक वातावरण हमारे लिए बनता है, और उस प्रेरक वातावरण के माध्यम से हमारी जो जागृति की तरफ गति है, उस गति को हम अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मुझे ये पूरे कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दिया। तो मैं यही यहाँ पे चाहता हूँ कि ऐसे ग्रीष्मकालीन शिविरों में हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे अभिभावक आ जाए, जिसके माध्यम से हम सारी ये अच्छी विषय वस्तुएं हमारे छात्रों की तरफ पहुंचा सके, और समाज में ऐसा एक वातावरण, पूरक वातावरण निर्माण कर सके, जिसके माध्यम से हम प्रकृति पूरक जी पाए, सही की समझ हमारे बीच में वहां पर निर्माण हो सके, हमें जीने का लक्ष्य मिले, लक्ष्य के साथ सार्थक कार्यक्रम मिले,
और सार्थक कार्यक्रम में संत सज्जनों का सानिध्य मिले, अगर ये सारी बातें हमको एकत्रित रूप में अगर मिलनी है, तो ऐसी ग्रीष्मकालीन शिविरों जैसी अवसरों को हमें ढूंढना होगा। और आप सभी का साथ और सहाय अगर इस कार्यक्रम में हम सभी को मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अच्छे समाज का सपना हम सभी लोग देख रहे हैं, उसको साकार करना हमारे लिए संभव हो पाएगा। तो मैं वैशाली दीदी का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे अवसर मिला कि आपको मैं सभी चीजें आपके सामने रख पाया हूँ। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी भैया जी। उपलब्ध संसाधनों के साथ कैसे जी पाए, परिवर्तन के विज्ञान को विद्यार्थी कैसे जान पाए, इस उद्देश्य हेतु, और वो भी बड़ों के लिए भी आपने बहुत सारे उद्देश्यों का नियोजन किया था, जैसे कि व्यवहार अभ्यास, परस्परता में व्यवहार अभ्यास हम किस तरह से रखे, स्वमूल्यांकन किस तरह से कर पाए, और प्रकृति में पूरकता से जीने के लिए कैसे प्रेरणा मिल सके। इन सभी उद्देश्यों के साथ बहुत अच्छे से आपने जो विषय वस्तु रखा और बच्चों के लिए जो प्रोजेक्ट रखा, पानी का प्रयोजन, जल प्रबंधन, तो बहुत ही बढ़िया था। सही में भैया जी, यदि सज्जनों के साथ जीने का एक सही कार्यक्रम हो, तो मानव लक्ष्य निश्चित ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इसी कड़ी को आगे लेते हुए शुक्रवार के सत्र में हमने भैया जी द्वारा ये समझने का प्रयास किया था कि सभी मूल्य हमारे में कैसे विकसित हो सके, और इसी चर्चा को संक्षेप में रखने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी है जयश्री दीदी जी। तो मैं जयश्री दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि एक बार संक्षिप्त में वो पूरे शुक्रवार के सत्र को हम सभी के सामने रखें। दीदी। धन्यवाद दीदी। नमस्ते, मैं जयश्री। परम पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और हमारे गति के लिए मार्गदर्शक आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और सभी को नमस्ते। मुझे जो समझा है उसमें रखने का प्रयास करती हूँ। भैया जी ने बताया था शुक्रवार को, मानव मूल्य को कैसे समझे, हमारी मूल्यमयता को अस्तित्व में कैसा समझे। तो जैसे 6 मूल्य बाबा जी ने ध्यान दिलाया है, इन 6 मूल्यों का प्रमाण हम पहचान पाए। इसमें स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य, इन 3 मूल्यों के अंतर संबंध से मानवीय संस्था का प्रारूप, व्यवस्था का चित्र है। पारिवारिक व्यवस्था, समाज व्यवस्था, इस रूप में 3 पीढ़ी के अंतर संबंध की सार्वभौमिकता हमें बाबा जी ने बताई है। इसे जानने के लिए, मूल्यों को समझने के लिए भैया जी ने एक उदाहरण के रूप में ध्यान दिलाया हम सबको कि अभी ग्राम परडा में हुए शिविर में, जिसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा कह रहे हैं, इस वातावरण में हम सब ने सहज भाव शांत को अनुभव किया है ना। ये वातावरण का महिमा है। ये 15 दिन का शिविर था। उसमें बच्चों और अभिभावकों का साथ में आना हुआ। वहां हम सब ने वस्तु मूल्यों को समझा कि कैसे कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता के आधार पर श्रम और उपयोगिता दोनों को जोड़कर उपयोगिता पूर्वक बच्चों ने कितनी सारी वस्तुएं बनाई। इसमें उन्होंने जो समय लगाया, महावीर भैया और सागर भैया के साथ मिलकर कारपेंटरी का काम किया, और एक साथ समय बिताने से उनमें जो वस्तु भाव की निर्मित हुआ, वो हम सबको देखने को मिला। वस्तु मूल्य तैयार करते समय जैसे सागर भैया ध्यान दिला रहे थे कि मशीनरी का काम करते समय सुरक्षा के नियम पालन करना है, यह मानव मूल्य के रूप में धीरता है। ऐसी धीरता परस्परता के संबंध में जब काम करते हैं तो ये शिष्टता है।
उन 40 बच्चों के साथ दो प्रशिक्षक धैर्य के साथ उत्पादन कार्य सिखा रहे थे। उसमें हमें एक न्याय के प्रति निष्ठा की झलक मिलती है। इस प्रकार शिक्षा में हमें काम करना है तो धीरता मूल्य की गहराई को समझना आवश्यक है और वैसे कार्यक्रम की अभ्यास और प्रवृत्ति परिमार्जन होना आवश्यक है। हमें इसमें 18 से 20 वर्ष का समय केजी टू पीजी तक बच्चों के लिए लगाना होगा और उनके गुणवर्धन के लिए धीरता रूपी स्वभाव तैयार होने के लिए सतत गुणी लोगों के साथ परस्परता के प्रभाव में गुणों के उपयोगिता को पहचानने मानवीय स्वभाव होना आवश्यक है और इसमें निरंतरता बनाई रखनी होगी, क्योंकि आचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। बाबा जी तो कहते हैं कि ऐसी कंटिन्यूटी के चलते चौथी पीढ़ी में आपको आचरण देखने को मिलेगा। 4 पीढ़ियों में काम करना उतना धैर्य दिखे तो स्वाभाविक है न्याय की परिभाषा और धीरता मूल्य की परिभाषा, न्याय के प्रति निष्ठा, न्याय के तात्विक और व्यावहारिक स्वरूप को समझना आवश्यक है। न्याय की परिभाषा में संबंध में निर्वाह मूल्यांकन परस्परता में उभय तृप्ति आवश्यक है। इसके डिटेल के लिए 13 वाङ्मय है। इसमें न्याय को हम समझे तो तात्विक रूप में एक परिभाषा है समाधान, समृद्धि, अभय की सह अस्तित्व के रूप में अध्ययन, उत्पादन, कार्य, व्यवहार। न्याय का तात्विक रूप हम व्यक्तियों में स्थिर होने से हमें मानव लक्ष्य यानी समाधान, अभय, सह अस्तित्व के अर्थ में हमारा कार्य व्यवहार 3 डायमेंशन में दिखेगा। इसमें न्याय की अवधारणा स्पष्टता से बनी रहेगी। इसलिए शिक्षा के कार्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक इन तीनों अपनी अपनी पात्रता अनुसार अध्ययन की प्रेरणा सतत बनी रहेना। इन तीनों में उत्पादन के प्रति निष्ठा और इन तीनों में इसी से संबंधित कार्य व्यवहार की प्रेरणा बनी रहना। तो तात्विक रूप में न्याय की अवधारणा हमारे में बनी रहती है। इसका बौद्धिक स्वरूप हम संबंधों की पहचान करते रहते हैं, इसे समझते हैं। इसमें मूल्य तो मूल्यांकन का स्वरूप संकल्प करते हैं। मूल्यांकन हमारी भावनिक आवश्यकता बनती है। इससे उभय तृप्ति की स्वीकृतियां दिखती है। भावनिक आवश्यकता बनती है, इससे उभय तृप्ति स्वीकृतियां दिखती है। समीक्षा के रूप में देखें तो तात्विक रूप में न्याय अस्पष्ट रहने से हमारे बौद्धिकता में कंफ्यूजन दिखता है। संबंधों के प्रति हम बाहरी रूप से भ्रमित है। कैसे? तो हमें मूल्यों का पता ही नहीं, क्योंकि अभी के शिक्षा प्रणाली में हमें इसका अभाव दिखता है। देखा जाए तो परिवार में ये आस्था रूप में हमें दिखता है। कैसे व्यवहार हो, कैसे आचरण हो, इसका मूल्यांकन हो, यह गंभीरता ही दिखती है। बस सब सुविधा संग्रह में लगे हैं। यदि हमारे परिवार में हमारे आचरण और व्यवहार के बारे में कोई बोलता है कि ये ठीक नहीं है, तो हम सब उस बात पर रिएक्शन देते हैं। क्या हमें समझता नहीं है? ऐसे है। 3 पीढ़ियों में आचरण और व्यवहार का कोई समझ ही नहीं है, तो उभय तृप्ति कैसे दिखेगी? जब तक हम समझदार नहीं होते तब तक हमें आचार संहिता की जरूरत है। संकल्प के लिए मानव लक्ष्य की जरूरत है और लक्ष्य के अर्थ में अध्ययन की निरंतरता, उत्पादन की निरंतरता और कार्य व्यवहार की निरंतरता, इन मुद्दों पर हमारा सतत ध्यान बने रहने की आवश्यकता है। ये न्याय है। और व्यावहारिक रूप में परिवार संबंधों का निर्वाह, परिवार व्यवस्था का निर्वाह और समाधान, समृद्धि, प्रमाण सहित सार्वभौम व्यवस्था, सहज परंपरा, ऐसी व्यावहारिक न्याय का परिभाषा बाबा जी ने दिया है। सार्वभौम व्यवस्था, सहज परंपरा तो यूनिवर्सल
रियलिटी के साथ और यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ हमारा व्यवहार होने से न्याय का स्वरूप हमको स्पष्ट होता है और ऐसे न्याय के प्रति निष्ठा यही धीरता है। जब तक हम समझदार नहीं होते तब तक हमें आचार संहिता की आवश्यकता है। सभी में गुणात्मक परिवर्तन होना, सभी में सद्गुणों का स्वभाव बनना है। तो बाबा जी के अनुभव की रोशनी में और योगेश भैया जी के मार्गदर्शन में हम सबको गति मिले, इसी मंगल कामना के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ दीदी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। व्यवहार रूप में परिवार संबंध निर्वाह, परिवार व्यवस्था का निर्वाह और समाधान समृद्धि प्रमाण सहित चर्चा के लिए अभी मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ योगेश भैया जी को। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो आज की प्रस्तुतियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप धीरे धीरे मूल्यों की जो एक प्रदीर्घ चर्चा हुई उसके समापन की ओर है और समापन की कड़ियों में हम आप मानव मूल्य को समझ रहे। पिछले सप्ताह हमने धीरता मूल्य के साथ कुछ चर्चाएं करने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि धीरता मूल्य अब धीरे धीरे हम लोग समझने के प्रयास में हैं। धीरता मूल्य की परिभाषा हम लोगों को स्पष्ट हो रही होगी। तो जैसा पिछले सप्ताह हमने न्याय के विश्लेषण करने का प्रयास किया और ऐसे न्याय के प्रति निष्ठा धीरता, ऐसी परिभाषा बाबा जी ने दी है। तो न्याय न्याय के प्रति निष्ठा होने को हम समझ रहे होंगे। आगे वीरता मूल्य को समझने का प्रयास करते हैं। वीरता की परिभाषा है दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए स्वयं की बौद्धिक और भौतिक शक्ति का नियोजन, ये वीरता है। तो दूसरों को न्याय उपलब्ध कराना, तो इसका अर्थ ये स्पष्ट होता है कि हमें न्याय के प्रति निष्ठा है और जो न्याय स्पष्ट हुआ है, जो न्याय हमें स्पष्ट हुआ है, वह न्याय हम दूसरों को उपलब्ध कराना का मार्ग प्रशस्त करना, ये वीरता के रूप में समझ में आता है। और ऐसा मार्ग प्रशस्त करने में अपनी बौद्धिक क्षमता, यानी न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो समाधान रूपी बौद्धिक क्षमता है, उस क्षमता को हम उपयोग में ले आते और भौतिक शक्ति यानी समृद्धि। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समाधान समृद्धि, ये बौद्धिक और भौतिक क्षमता का नियोजन हम कर पाना, ये वीरता है। तो अन्यों को न्याय उपलब्ध कराने के परिस्थिति या स्थिति
इसको हम समझने का प्रयास करते। तो परिवार में न्याय उपलब्ध कराना, तो हम परिवार के कर्तव्यों और दायित्वों को समझने का, तो परिवार के प्रत्येक संबंध में जैसे धीरता मूल्य को हम न्याय को समझना, संबंधी को समझना, समझकर मूल्यांकन कर पाना और मूल्यांकन के अनुसार संबंधी को न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो समाधान हमारे पास है उसे प्रयुक्त करना, जो समृद्धि हमारे पास है उसे प्रयुक्त करना। तो इस प्रकार जो व्यवहार की पूर्णता है, वह पूर्णता हमको धीरता से एक कड़ी आगे वीरता के रूप में समझ में आता है। तो इस तरह से धीरता वीरता हमको समझ में आता है। तो परिवार में प्रत्येक संबंध में वीरता को समझ पाना और समझकर ये क्षमता हमारे में होने से हमें हमें विश्वास होना, परिवार के साथ साथ समाज के साथ जो संबंध है, उस संबंध में भी हम वीरता का भाव प्रकट किए रहना, समाधान समृद्धि सहज हमारे भाव प्रकट होते हैं, ये वीरता मूल्य है। इस प्रकार धीरता और वीरता एक प्रकार से हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ये मानव होने का आधार मूल्यमयता है और ऐसे भाव से हम संसार के साथ अर्थात परिवार में संबंधियों के साथ, समाज में संबंधियों के साथ व्यवस्था को बनाए रखने में हम सदा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। आज के स्थिति में जहां हम अनुभवगामी स्थिति में अनुभव की ओर प्रयास कर रहे, अपने प्रवृत्तियों में परिमार्जन कर रहे, तो ऐसे में जैसा कि हमारी चर्चा हो रही है, अनेकों प्रकार के कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ी होती है और वीरता की परिभाषा अनुरूप हम कुछ व्यवहार करने की कोशिश करते। जैसे ये तो पता लग ही रहा है कि अनेकों प्रकार की मान्यताएं आज परिवार के प्रत्येक सदस्य में हैं। वैसे ही हमारी भी मान्यताएं हैं। अब इन मान्यताओं में जो सही की मान्यताएं हैं, ऐसी सही की मान्यताएं रखना, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि परिवार में जो संबंधी हैं उनकी मान्यताएं उसमें
गलत लगने की संभावना रहती है। आज परिवार की जो बातचीत है, संवाद है, ये रुका हुआ या संवाद पूर्ण न होना, ये एक समस्या उभर करके सामने आ रही है। और ऐसे में जो सही मान्यता हमें लगती है संबंधी के लिए या हमारे सोच विचार में, और जब हम उसको रखने जाते हैं तो क्या वीरता मूल्य हमें दिखेगा? तो मेरे अनुसार जितना अभ्यास मुझको लगता है कि वीरता मूल्य का होना है, उसमें धीरता मूल्य साथ साथ ये अभ्यास होना ही है। और ऐसे अनेकों स्थिति परिस्थिति में जो हम सोच विचार कर रहे हैं, जब तक कि हम मान्यताओं को या मानने को जानते नहीं हैं, तब तक हमारे लिए ये मान्यता का स्वरूप मान्यता के अर्थ में बना ही रहेगा। ऐसे स्थिति में मुझको लगता है कि धीरता और वीरता मूल्य के जो अभ्यास है, ये अभ्यास हमें सॉफ्ट कर देते हैं बजाय के हार्ड होना। यदि हम हार्ड होने का प्रयास करेंगे तो मान्यता सही भी क्यों ना हो, हमारी वीरता दूसरे के मतों को काटने जैसा यदि होने लगे, तो मुझको लगता है कि हमें ये समझना होगा कि ये वीरता नहीं है। दूसरों के मत काटना और परिवार में अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी मतों को थोपना या आग्रही होकर के, जिद्दी होकर के अपने मतों को पुश करना, ये वीरता का लक्षण नहीं है। अपने मतों को सॉफ्टली रखने का मेरा मतलब, जैसे एक टोन है, उस टोन की बात शायद मैं नहीं कर रहा हूं। सॉफ्टली का मतलब है हम स्वयं अपने स्थिति के बारे में सॉफ्ट होना। अपने स्वयं की स्थिति में सॉफ्ट होने के लिए हमें सतत न्याय का चिंतन, न्याय की स्पष्टता हमारे में सतत होते रहना, यानी संबंध और संबंध में जो निहित लक्ष्य है, और ऐसे लक्ष्य के साथ हमारा इच्छा विचार आशा सतत बने रहना, स्वयं पर ध्यान गहरा होते जाना। जितना जितना हमारा स्वयं पर ध्यान गहरा होते जाएगा, मुझको ऐसा लगता है कि हमारे व्यवहार या हमारे व्यवहार में जो हमारा भाव पक्ष है, वो सॉफ्ट होते जाएगा। ऐसा मुझको तो लगता है, आप अपने में भी जांच सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो फोकस है, वो फोकस सेल्फिश ना होकर ये सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ डायरेक्टेड फोकस होने लगता है। तो जब हम स्वयं पर ध्यान देने लगते हैं एक मानव होने के रूप में, तो वो जो धीरता का प्रभाव है, ये प्रभाव हमारे संबंधी के मानस के लिए जगह बनाता है। जैसे जैसे हम संबंधी को समझने का प्रयास करते हैं, वैसे वैसे हम सेल्फ डायरेक्टेड होते ही हैं, ऐसा तो स्पष्ट होता है। यदि हम सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है, सेल्फ डायरेक्टेड का मतलब है जीवन में जो मध्यस्थ क्रिया है,
मध्यस्थ क्रिया की ओर हमारे मन, वृत्ति, चित्त यानी इच्छा, विचार, आशा में जो निरीक्षण क्षमता है, वह निरीक्षण क्षमता को बनाए रखते हुए उसमें जो एकाग्रता है, और ऐसे एकाग्रता के बाद जो ध्यान होना है, यह ध्यान बनाए रखते हुए जीवन ज्ञान, जीवन में मध्यस्थ क्रिया और मध्यस्थ क्रिया के प्रभाव में निरीक्षण क्षमता का प्रयोग, यानी मन, वृत्ति और चित्त यानी इच्छा, विचार, आशा में जो निरीक्षण क्षमता का हम अभ्यास करते हैं, उससे हम सेल्फ डायरेक्टेड यानी स्वयं की ओर और स्वयं में जो क्षमताएं हैं, जो स्थिरता और निश्चयता की क्षमताएं हैं, चित्त बुद्धि यानी बोध होना, ऐसे बोध होने की जो क्षमताएं हैं, जिसे हम अवधारणा, संस्कार, तो धीरता मूल्य और वीरता मूल्य, उदारता मूल्य, तो धीरता, वीरता, उदारता मूल्यों के अध्ययन से, स्पष्टता से, विशेष करके अभी हम वीरता की चर्चा कर रहे हैं, तो वीरता की स्पष्टता होती है। धीरता यानी समझते समय जो टिका है हमारे में, संस्कार रूप में जो टिक जाता है, वह प्रवृत्तियों के रूप में जो व्यवहार में आ जाता है, उसको मैं सॉफ्ट कहने की कोशिश कर रहा हूं। संस्कार यानी धीरता मूल्य के प्रभाव से जो समझ हमारे में बनती है, जो हमें समझ में आता है, स्पष्ट होता है, वह टिकने की स्थिति में आ जाना, टिक जाना, जो टिकता है और हमें बराबर हमारा ध्यान रहता है हमारी प्रवृत्तियों पर कि कैसे हमारी प्रवृत्तियां हैं और कैसे हमें इन प्रवृत्तियों को परिमार्जित करना है। तो ये जो प्रवृत्तियों का परिमार्जन का अभ्यास हमारे में होना, बेसिकली यही समझने का अभ्यास है। तो प्रवृत्तियों का परिमार्जन होना ये धीरता का स्वरूप है, और जो परिमार्जित प्रवृत्तियां हैं उनका अभ्यास किए रहना, मुझको लगता है ये वीरता है। तो हमारे बदलाव को, प्रवृत्तियों में जो परिमार्जन हुए, ऐसे परिमार्जन रूपी बदलाव को जब हम संबंधों में अभ्यास में लाने का प्रयास करते हैं, उन क्षणों को ये वीरता का अभ्यास है। एक प्रकार से ये सफलता का अभ्यास है कि हम अपनी प्रवृत्तियों को बदल पाए और बदले हुए प्रवृत्तियों को हम अभ्यास में ला पाते हैं। ये अनुभवगामी में वीरता समझ में आती है, और ऐसी वीरता से दोनों स्थिति गति में अभ्यास यानी गहरा अभ्यास, स्वयं को समझता हुआ बनाए रखना और अन्यों का मार्ग समझने के लिए प्रशस्त होते रहना, ये एक वीरता का मुझको अनुभवगामी विधि में प्रधान लक्षण समझ में आता है। अभी भ्रम की स्थिति में हमको हमारे बारे में अनभिज्ञता यानी हमको हमारे बारे में, हमारे प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान न होने के कारण
हम अन्यों के जागृति का मार्ग शायद अवरुद्ध करते रहते हैं। इसमें हमारा तो मार्ग अवरुद्ध होता ही है, लेकिन हम अन्यों का भी मार्ग अवरुद्ध किए रहते हैं। क्योंकि अधीर होकर, यानी धीरता का जो दूसरा भाग है, अधीर होकर हम कुछ करने जाते हैं तो हमारे में जो समस्याएं हैं, जो गिला शिकवा शिकायत है, और एक आधा अधूरा अभाव का जो भाग है, यही हम दूसरों को प्रस्तुत करते रहते हैं। शायद ऐसा एक अपन जान सकते हैं। तो ये वीरता तो नहीं हुआ, ये एक प्रकार से दीनता हीनता के व्यवहार हैं। अन्यों को चिंता में डालना अपने व्यवहार से, क्योंकि जितना हम समझने से दूर रहेंगे उतना ही हम दूसरों की चिंता बढ़ाएंगे, ये भी मेरे ध्यान में आता है। ये स्वाभाविक है, ये जो मैं रख रहा हूं ये मेरे ही अनुभव में आया हुआ अभ्यास है। यदि मैं समझने का प्रयास ईमानदारी से नहीं करता तो मेरे कार्य व्यवहार से दूसरों के मन में चिंताएं उत्पन्न होती हैं। तो क्या दूसरों को चिंता देना ये वीरता हुआ, या अन्यों को चिंतन प्रस्तुत करना ये वीरता है? परिवार में हम समृद्धि की प्रस्तुति की बजाय यदि हम संग्रह सुविधा प्रस्तुत करके सोचते हैं कि यहाँ भाव भरे, तो मुझको लगता है कि जितना हम संग्रह सुविधा प्रस्तुत करते हैं उतना ही परिवार में अभाव की स्थिति बनी रहती है। तो समाधान समृद्धि का प्रस्तुतिकरण हमसे होने का मतलब है कि हम परिवार में चिंतन भरते हैं, और ऐसे चिंतन के वहन के अर्थ में हम आवश्यकता से अधिक होने का भाव भी भरते हैं वस्तु और सेवा के द्वारा। तो भाव, वस्तु और सेवा के जो डिजाइन हमने स्थापित मूल्यों में देखे, तो विश्वास की जगह पर अविश्वास प्रस्तुत होना, सम्मान की जगह पर असम्मान प्रस्तुत होना, स्नेह की जगह पर विरोध प्रस्तुत होना, इस प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति चिंता को प्रकट किए रहती है। और वस्तुएं तो ले आते हैं, परंतु उन संग्रह सुविधा रूपी होने से उसमें भाव की जगह पर अभाव प्रकट होते रहता है। इसलिए परिवार में अशांति और स्वयं में एक अंतर विरोध का सामना करता हुआ व्यक्ति प्रत्येक परिवार में एक चिंता का स्थिति तो निर्मित करता है, समस्याओं की स्थिति निर्मित करता है। इसलिए समझने के लिए धीरता, जो जो हमको समझ में आ रहा है, क्या उसका संस्कार बन रहा है, क्या उनकी प्रवृत्तियां बन रही है, और ऐसे प्रवृत्तियों को हम प्रमाणित करने के लिए जो अभ्यास प्रस्तुत करते हैं परिवार में, मेरे अनुसार ये वीरता है। और ऐसी प्रस्तुति के समय हम सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी हमारी जो मान्यताओं की स्टैंडिंग इसके पहले हार्ड स्टैंडिंग रही, आग्रही स्टैंडिंग रहती है। आग्रह तो होता नहीं, कभी कभार ये दुराग्रह भी हो जाता है, और एक प्रकार से हमारे प्रस्तुतियों से संबंधी में जो दबाव क्रिएट होता है, इस पर हमें बारीकी से, मुझको लगता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इस प्रकार की गोष्ठियों में हम प्रस्तुत होकर जो हमारा चिंतन अभ्यास चलता है, चिंतन अभ्यास ही विचाराभ्यास है, और ऐसे विचारों के अभिव्यक्तियों से हम जो एक अभी दबाव की स्थिति हमसे बनी हुई है परिवार में, उसको हम सेल्फ डायरेक्टेड, यानी जीवन की ओर, यानी जीवन समझने की ओर ये हमारा दिशा रहने से, और उस दिशा में एक विशाल चिंतन का भाग रहने से
और उसमें जो यूनिवर्सैलिटी है उसको कनेक्ट किए रहने से मुझको लगता है हम एक वीरता की स्थिति में समझने की ओर और एक दृढ़ कदम हमको अपने में दिखाई देता है। एक कदम हम चल लिए, जागृति पथ पर एक कदम हमारा चल रहा है, एक कदम आगे निकल गया। मुझको लगता है ये वीरता का अभ्यास है। आज की गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद और अभिनंदन है। कल हम उदारता मूल्य पर और आगे चर्चा को जारी रखेंगे। आज मैं अछोटी से वापस परडा निकल रहा हूँ। थोड़ी देर में बाय रोड यात्रा होनी है, इसलिए आज की सभा 2 मिनट पूर्व ही यहाँ मैं समाप्त करने की अनुमति संयोजिका महोदय से विनंती करता हूँ। 2 मिनट में यदि कोई फीडबैक रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। आज के दिन की मंगल प्रेरणाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सही में अभी तो हम परिवार में तीन ही पीढ़ियों के साथ बहुत हार्ड होते हुए दिख रहे हैं, और यदि हमें सॉफ्ट होना है व्यवहार में, तो सही में हमें धीरता और वीरता इस मूल्यों का अभ्यास करना ही होगा। आज के लिए ये गुरु मंत्र सही में हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा। यदि और कोई रखना चाहते हैं 2 मिनट के 1 मिनट के लिए तो रख सकते हैं। ओके, धन्यवाद सभी का। बस इसी गुरु मंत्र के साथ और इसी अभ्यास के साथ आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद वैशाली दीदी, सभी को नमस्ते।